आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आपको बताया गया टेंस क्या है, टेंस के कितने काइंड होते हैं। वहां पे हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड होते हैं, पास्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। तो अब हम प्रत्येक काइंड को जो है ना एक एक करके समझ लें कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, इसमें कौन से भार फॉर्म के प्रयोग होते हैं, ताकि हमारी ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाए। चलो कि ये प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि इसके 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टेंस को अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन समझ लें अपने भाषा में कि हम टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और किस रूल का प्रयोग करेंगे, किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान को देख लेते हैं। पहचान, एक वर्ड लेते हैं यहां पे क्रिया, जिसे आप मेन वर्ब समझेंगे, यानी एक्शन। जो हम करते हैं वह क्रिया कहलाता है। और हिंदी में किसी सेंटेंस में क्रिया का स्थान सबसे अंत में होता है। यानी क्रिया कहने का मतलब आप किसी भी हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द को देखेंगे तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि का प्रयोग हो तो आप समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे एग्जांपल को सॉल्व कर लें। मान लीजिए राम अंग्रेजी पढ़ाता है, हम लोग रोटी खाते हैं, वह पत्र लिखती है, राम और श्याम मैच खेलते हैं इत्यादि। तो यहां जो आपने 4 एग्जाम्पल को देखा, इस प्रत्येक एग्जाम्पल में किसी काम की चर्चा हुई है, अतः यहां से हम एक्शन का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले जिस काम का चर्चा हुआ है उसे देख लेते हैं। राम अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या करता है? पढ़ाता है। खाते हैं, लिखती है, खेलते हैं। ये जो आप अंतिम वर्ड देख रहे हैं इन्हें एक्शन के नाम से जाना जाता है। यह एक्शन हुआ यानी मेन वर्ब हुआ, क्रिया कहते हैं हिंदी में इसको। अब इसके अंतिम वर्ड को देखते हैं। अंत में क्या है? ता है, ते है, ती है, ते है। तो यदि किसी क्रिया की बनावट इस तरीका से होता हो, इस प्रकार से होता हो कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है आता हो, तो इसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए जो रूल हम यूज करेंगे उसे देखेंगे। सब्जेक्ट बोले तो जो किसी भी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। डूअर, द नाउन और प्रोनाउन who does any action is called subject। जो काम को करेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? राम, सब्जेक्ट हो गया। हम लोग रोटी खाते हैं, कौन खाता है? हम लोग, सब्जेक्ट हो गया। वह पत्र लिखती है, कौन लिखती है? वह, सब्जेक्ट हो गया। राम और श्याम मैच खेलते हैं, कौन खेलता है? राम और श्याम, सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट है इसका प्रयोग आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। यहाँ वर्ब का संबंध जो है ना कार्य से होता है।
अंतिम वर्ड को देखेंगे जिसे हम वर्ब बोलेंगे, यानी पढ़ाता है, खाते हैं, लिखती है, खेलते हैं। वर्ब को जो है ना दो तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे, V1 और V5 के रूप में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट बोले तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे हो गया खेलना, मैच पर, लिखना पत्र, खाते हैं रोटी, पढ़ाता है अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट के सेक्शन में आ गए। तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे। वर्ब फॉर्म के इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि V1 किसी भी सिंपल टेंस में यूज होते हैं और V5 केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म अपने डबल तरीके से यूज होता है। अब हम इनको जो है ना समझ ले, एक का V1 और का V5 के प्रयोग करते हैं। नोट पर ध्यान देंगे। V1 जब हमारा सब्जेक्ट I हो, we हो, you हो, they हो तथा प्लुरल नाउन हो, तो इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। V5 जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो तथा कोई सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। रूल आपके सामने रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है ना दो तरीके से है यहाँ पे, V1 और V5 के रूप में। ये V1 और V5 का सिलेक्शन जो है ना सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जब सब्जेक्ट I, we, you, they और प्लुरल नाउन हो, किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम, तो यहाँ V1 लिखिएगा। अगर ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम हो तो यहाँ V5 लिखिएगा। V5 कहने का मतलब यह ACS फॉर्म ऑफ V1, यानी प्रेजेंट टेंस के ACS फॉर्म होते हैं। जो आंसर इज हियर। जैसे देखेंगे, राम अंग्रेजी पढ़ाता है, सब्जेक्ट हुआ राम, यह सिंगुलर नाउन के कैटेगरी में आता है। V5 लिखेंगे यानी पढ़ाता है, तो यह हो गया टीचेस, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। राम टीचेस इंग्लिश। हम लोग रोटी खाते हैं, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ V1 का प्रयोग करेंगे तो इट हो गया, और ऑब्जेक्ट के लिए ब्रेड का प्रयोग करेंगे, वी इट ब्रेड। आपका आंसर हुआ। वह पत्र लिखती है, सब्जेक्ट यहां पे सी है, सी के साथ जो है V5 का प्रयोग करेंगे, तो जैसे हो गया लिखना, इसका फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं तो राइट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट और लेटर। राम और श्याम मैच खेलते हैं, हमारा सब्जेक्ट हुआ यहां पे राम एंड श्याम, दो व्यक्ति का नाम है, इसे प्लुरल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जब प्लुरल नाउन हो तो इसके साथ V1 यानी खेलना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्ले, और उसके बाद द मैच। एनी डाउट? यहां तक आपने देखा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बड़ी इजी वे में हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा, इट मींस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, द नाउन और प्रोनाउन हु रिसीव एनी एक्शन एंड इज इफेक्टेड बाय द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वे सभी नाउन और प्रोनाउन जिस पे क्रिया का फल पड़ता हो और वो क्रिया से प्रभावित होता हो, उससे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम इस टेंस को जो है ना नेगेटिव फॉर्म में समझेंगे। सेम एग्जांपल को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, हम लोग रोटी नहीं खाते हैं।
हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। वह पत्र नहीं लिखती है। राम और श्याम मैच नहीं खेलते हैं। यहां हमने फॉर एग्जाम्पल को रखा, इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव फॉर्म में रखा, नेगेटिव सेंटेंस में रखा। यहां हमने देखा कि प्रत्येक क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, मतलब ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है, मतलब यह नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हुए। जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो रूल यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे आप, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब यहां क्लियर कीजिएगा, डू एंड डज ये वर्ब टू डू के फॉर्म है। वर्ब टू डू बोले तो प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब। हम लोग एक्जुलियरी वर्ब में देखे हैं कि एक्जुलियरी वर्ब का 3 काइंड होता है, 3 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है। प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के भी 3 ब्रांच होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। टू बी में हमने इज एम वाज वेयर का प्रयोग किया, वर्ब टू हैव में हमने हैव हैज और हैड का प्रयोग किया। हम वर्ब टू डू में डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। तो डिड का प्रयोग आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल जानेंगे आप कि डू और डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं। इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद जो है ना वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे कभी भी यहाँ वर्ब का मतलब एक्शन समझेंगे। एक्शन मतलब अंतिम वर्ड को देखेंगे, जो आपके ट्रांसलेशन यानी हिंदी वाक्य के अंतिम वर्ड होंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, डू डज के साथ जो है ना हमेशा V1 का प्रयोग होता है, यानी अब आपको V5 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कब? जब भी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होगा वहां पे V1 का प्रयोग होगा। अब यहां आपको ध्यान देना होगा कि हमें डू और डज के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्या है वो? लुक हियर, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तथा प्लुरल नाउन हो, तो हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। डज जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो तथा सिंगुलर नाउन हो, तो हम इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक हमने देख लिया। जैसे आप V1 और V5 का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, इन द सेम वे हम हर टू डू के फॉर डू और डज का प्रयोग भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो आंसर इज हियर। जैसे मान लीजिए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, सब्जेक्ट हुआ राम, चूंकि यह एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद नॉट लिखेंगे। बस डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब को सेलेक्ट करना है। तो जैसे पढ़ाता है, तो इसका V1 यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राम डज नॉट टीच क्या? इंग्लिश। हम लोग रोटी नहीं खाते हैं, सब्जेक्ट वी हुआ, वी के साथ डू लिखेंगे और इसके बाद नॉट। V1 का प्रयोग करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आंसर हो गया वी डू नॉट ईट ब्रेड। वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। सब्जेक्ट सी हुआ, सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे
वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो आंसर होता है सी डज नॉट राइट अ लेटर। राम और श्याम मैच नहीं खेलते हैं। कौन? राम एंड श्याम। ध्यान देंगे, यहां पे दो नाउन का प्रयोग है, मतलब प्लुरल नाउन का प्रयोग है। तो राम एंड श्याम डू नॉट प्ले द मैच इत्यादि। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? यहां तक हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हमें अफर्मेटिव में V1 और V5 के प्रयोग पे विशेष ध्यान देने होंगे, नेगेटिव में डू और डज के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने होंगे, और धीरे धीरे आप वर्ब फॉर्म पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो मेन वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं इसके 5 फॉर्म होते हैं, और 5 फॉर्म्स के अंतर्गत जो है ना V5 और V4 जो है ना आसान है, आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। लेकिन V1, V2, V3 जो है ना आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना पड़ेगा, याद करते रहना पड़ेगा, और आपका जो है ना ये प्रॉब्लम डे बाय डे सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, राइट डाउन। यहां हम लोग प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं। इसमें अब तक आपको बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है और इसमें किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने जो भी एग्जांपल देखा वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का था। अब यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यहाँ इसके दो विंग होंगे, एक यस नो क्वेश्चन होगा और एक WH क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप यस नो क्वेश्चन के बारे में देख ले। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन क्या है आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हो तो इसी चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से जो है ना ट्रांसलेशन सेक्शन को देखेंगे, जहां पे आपको यस नो क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बताया गया है वर्ब टू बी के अंतर्गत। लुक हियर, यस नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हिंदी सेंटेंस में ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या, श्याम पत्र लिखता है, क्या आप गणित नहीं पढ़ाते हैं। यहां जो आप के सामने जो दो एग्जाम्पल दिए गए, इसे पढ़ने लिखने बोलने या सुनने से यह बोध हुआ कि आपसे कुछ पूछा गया, अतः यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, एक प्रश्न हुआ। इसमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, अतः यह यस नो क्वेश्चन हुआ। जब भी हम किसी यस नो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां जो आप रूल यूज करेंगे उसमें सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इट मींस अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं हो तो नॉट को छोड़ देंगे। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस जब भी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। सो आंसर इज हियर, क्या श्याम पत्र लिखता है, डज श्याम राइट अ लेटर। क्या आप गणित नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच मैथमेटिक्स। बात समझ में आया? कोई दिक्कत?
हम यस नो क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को रखिए, अगर नेगेटिव हो तो नॉट लिखिए वरना छोड़ दीजिए, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट विंग जो होते हैं इसका यह होता है WH क्वेश्चन। वे सभी प्रश्न जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है। WH जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं। हिंदी में ऐसे प्रश्नों में प्रश्नबोधक शब्द का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के बाद रहता है। तुम क्यों दिल्ली जाते हो? गीता कब हिंदी पढ़ती है? यहाँ जो आपके सामने सेंटेंस रखे गए, ये प्रत्येक सेंटेंस पढ़ने से बोध होता है कि आपसे कुछ पूछा गया, अतः यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन आप इसमें से किसी भी सेंटेंस का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को WH क्वेश्चन कहा जाता है। हिंदी सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड पे आप ध्यान देंगे, जैसे क्यों, कब। ये सब प्रश्नबोधक शब्द हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कितना का प्रयोग जब सब्जेक्ट के बाद हो तो हम इसे यस नो क्वेश्चन, हम इसे WH क्वेश्चन के नाम से जानेंगे। रूल को फॉलो करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, फिर डू या डज को सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर यहां होता है तुम क्यों दिल्ली जाते हो? Why do you go to दिल्ली? गीता कब हिंदी पढ़ती है? When does गीता रीड हिंदी? बोलिए, कोई डाउट? तो यहां तक हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 सेंटेंस के अंतर्गत ट्रांसलेट करने के रूल्स को देखा। ये सब आपके जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस हुए। हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, नेगेटिव सेंटेंस को देखा, यस नो क्वेश्चन को देखा, WH क्वेश्चन को देखा। कोई दिक्कत आई? आगे यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। यहाँ एक सेंटेंस रखते हैं, क्या वह खाता है? वह क्या खाता है? इन दोनों सेंटेंस को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक देखिएगा। क्या वह खाता है, वह क्या खाता है, इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? राइट। यहां हम देख रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर हम हाँ में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर ना हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं यस नो क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं, और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो WH वर्ड के नाम से जाने जाते हैं, WH क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। अब आप इसे जब ट्रांसलेट करते हैं तब क्या वह खाता है, डज ही इट, वह क्या खाता है। यहां क्या के लिए आप वर्ड का प्रयोग करेंगे, व्हाट डज ही इट। अब आप भली भांति समझ गए होंगे
कि क्या के लिए कब व्हाट का प्रयोग करते हैं और कब ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी क्या का प्रयोग यस नो क्वेश्चन के लिए होता हो तो वहां सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर यस WH क्वेश्चन के तहत WH वर्ड के रूप में अगर इसका प्रयोग होता है यानी सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे आप वर्ड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ एक सेंटेंस को हम लोग देख ले जो ट्रांसलेट करने के प्रोसेस होते हैं। राम अंग्रेजी पढ़ाता है। जब भी आप इसको ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में पुट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा टर्म होता हो तब वह रोज रोज पत्र लिखता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रख लीजिएगा, इसके बाद वर्ब को रखिएगा। आप यहां समझ लीजिए, जो काम को करता है वह सब्जेक्ट हो गया और सबसे अंतिम वर्ड जो है ना वर्ब हो गया। वर्ब के पहले वाला जो टर्म होता है वह ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो टाइम होगा एवरी डे या डेली, इसका प्रयोग आप अंत में करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, जिन्हें अदर वर्ड्स के रूप में हम लोग समझते हैं। तो यहां तक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस होंगे आपका, आप अपने ट्रांसलेशन बुक में जाइए और वहां से सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसका आप ट्रांसलेट करने का प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, राइट डाउन। या हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं, उसमें किस भाग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने जो भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया और देखा, उन सभी को आप अपने बुक के माध्यम से आएंगे, ट्रांसलेशन में जाइए और वहां से सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए और एक एक एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से जो है ना सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को रख ले। पहचानने की प्रोसेस वही है कि आप सबसे पहले अंतिम वर्ड को देखेंगे, क्रिया को अर्थात मेन वर्ब को। अगर इसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि का प्रयोग हो तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अभी अभी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस को कि यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक उसी तरीका से अगर किसी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। एग्जांपल को सॉल्व कर ले। जैसे मान लीजिए श्याम हिंदी पढ़ रहा है। हम लोग मैच खेल रहे हैं। यहां जो आपने दोनों सेंटेंस देखा, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग है। इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। रूल यूज करते हैं। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो तो इजर एम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इजर एम का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब यूज होता है। केयर कीजिएगा, यहाँ वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में रहता है।
जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। फोर्थ फॉर्म बोले तो क्रिया का आईएनजी रूप भी कहा जाता है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आंसर होता है आपका श्याम हिंदी पढ़ रहा है। श्याम इज, रीड का मतलब पढ़ना होता है, इसका V4 बना लीजिए। श्याम इज रीडिंग, श्याम पढ़ रहा है क्या, हिंदी। हम लोग मैच खेल रहे हैं, वी आर प्ले, और इसका आईएनजी फॉर्म यूज कीजिए, तो वी आर प्लेइंग द मैच। बोलिए, एनी डाउट? यह एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हुए। यदि क्रिया के अंत में रहा रही रहे का प्रयोग हो तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लीजिएगा। और जब इसे ट्रांसलेट करना होगा तो सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले इज और एम को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वर्ब को फोर्थ रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में करते हैं। अब आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने कई एग्जांपल में नेगेटिव सेंटेंस को समझा। वो सभी सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसे नेगेटिव कहते हैं, और वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। अतः यहां से हम जो है ना सिर्फ रूल को फॉलो कर ले, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद इज और एम का प्रयोग कर लीजिएगा, इसके बाद नॉट लिखिएगा, फिर V4 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। इसके बाद देखते हैं यस नो क्वेश्चन। यहां जो आप रूल यूज करेंगे, सबसे पहले इज आर या एम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, वरना V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को बंद कीजिएगा। इसके बाद WH क्वेश्चन को देखते हैं, तो रूल होता है WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कर लीजिएगा, इसके बाद इज और या एम का प्रयोग करिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट लिखिए, वरना V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी यहां जो आप ट्रांसलेशन के रूल्स को देख रहे हैं, यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसके लिए जो एक्सरसाइजेस होंगे उस पर केयर करेंगे। सी योर ट्रांसलेशन बुक। आप जिस भी पब्लिकेशन के ट्रांसलेशन का बुक रखे हो, आप अपने ट्रांसलेशन बुक में जाएंगे और वहां से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे और उसके एक्सरसाइजेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जहां जरूरत पड़ा रूल का मदद लेंगे, आपका ट्रांसलेशन सिंपली तौर से जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टेंस के बारे में अब हम यहीं पे डिस्कस कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके हम पहचान को रखते हैं क्रिया, जिसे आप मेन वर्ब बोलते हैं, के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इत्यादि। यहाँ एक्शन जो है ना दो तरीके से अंत करते हैं, दो तरीके से जो है ना इसके बनावट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक्शन को। एग्जाम्पल को यहां से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मोहन गणित पढ़ा चुका है, या मोहन गणित पढ़ाया है। आप खाना
खा चुके हैं या आप खाना खाए हैं। तो यहां जो आप बनावट देख रहे हैं सेंटेंस का, प्रत्येक क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई है, ए है का प्रयोग है। अतः इन सभी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना माना जाता है। रूल का प्रयोग करते हैं। आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी यहाँ पे जो है ना हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। अब किस सब्जेक्ट के साथ हैव और किसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप ना पढ़े हो तो ट्रांसलेशन सेक्शन में जाएंगे, आप इस चैनल के सबसे नीचे जाएंगे जहां प्ले लिस्ट दिए होंगे, वहां पे जो है ना ट्रांसलेशन सेक्शन को देखेंगे, जहां पे आपको वर्ब टू हैव का प्रयोग विस्तार रूप से बताया गया है। आप उसे देख करके समझ लेंगे, आपको यहां समझ में आ जाएगा कि कब किस सब्जेक्ट के साथ हैव और किसके साथ हैज का प्रयोग करना है। सो आंसर इज हियर। मोहन गणित पढ़ा चुका है। मोहन हैज taught मैथमेटिक्स। आप खाना खा चुके हैं। यू हैव ईटेन फूड। अब देखेंगे, आप इसके नेगेटिव में आएंगे तो रूल होता है सब्जेक्ट सेलेक्ट हैव और हैज, नॉट V3 ऑब्जेक्ट। जब यस नो में हो तब रूल पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हैव या हैज, सब्जेक्ट आवश्यकता हो तो नॉट, V3 ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। अब आप WH को देखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, इसके बाद हैव या हैज को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आवश्यकता हुआ तो नॉट, V3 ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। यानी यह जो है ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन के रूल्स हुए। आप अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव के यस नो क्वेश्चन में रहे या WH क्वेश्चन में रहे, रूल आपके सामने रखे गए हैं। रूल को फॉलो करेंगे और अपने टेक्स्ट बुक यानी ट्रांसलेशन की बुक में जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, जिसके अंत में एक्सरसाइजेस दिए होंगे, वहां से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट टेंस को हम अभी देख लेते हैं। लुक हियर, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस कर लें। हमने प्रेजेंट टेंस में अब तक इसके 3 काइंड्स को देख लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इन सभी टेंसों को कैसे पहचानते हैं और किस टेंस में किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विशेष प्रैक्टिस के लिए आप अपने ट्रांसलेशन बुक को जो है ना फॉलो कीजिएगा, आपको सारी बातें जो है ना आसानी से समझ में आएगा। अब आप देख लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में डिस्कस कर ले। क्रिया यानी किसी भी सेंटेंस के अंतिम वर्ड के बाद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इस टेंस की विशेष पहचान जो है ना
टाइम होता है। यानी यह सेंटेंस, यह टेंस बताता है कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और आज भी जारी है। यानी हम वो सभी काम जो कुछ दिन पहले शुरू किए थे और आज भी कर रहे हैं, उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैंने 2006 में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया और आज भी पढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस एक्शन होते हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे सीता 2 वर्षों से हिंदी बोल रही है। यानी सीता आज से 2 वर्ष पहले हिंदी बोलना शुरू करती है और आज भी बोलती है या बोल रही है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। रूल फॉलो करेंगे आप। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हैव या हैज रखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, फिर V4 लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं और लास्ट में टाइम का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखेंगे, इस बार भार्ब जो है ना, इस सेंटेंस में 3 भार्ब का एक सेट होता है। क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है, क्योंकि काम पहले शुरू हुआ तो इसको हम परफेक्ट टेंस मानते हैं। परफेक्ट का मतलब हुआ कि सेंटेंस में हैव हैज का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव या हैज को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि क्रिया अभी जारी है तो यह कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ कि सेंटेंस में V4 का प्रयोग करेंगे। अब यहां जानेंगे कि हैव हैज हम परफेक्ट के लिए रखते हैं, V4 कंटिन्यूअस के लिए रखते हैं। तो बीन की क्या काम है यहाँ पर, अब बात को आसानी से समझिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी सेंटेंस में हैव हैज के बाद अगर किसी वर्ब का प्रयोग होता है तो वह V3 के रूप में रहता है। पहला पॉइंट, कभी भी सेंटेंस में जब हम V4 का प्रयोग एक्शन के तौर पे करेंगे तो इसके पहले इज आर एम यानी वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। बिना वर्ब टू बी का हम V4 का प्रयोग जो है ना, एक्शन को दर्शाने के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बी का V3 यहाँ यूज करते हैं, जो हैव और हैज के लिए V3 का काम करता है और V4 के लिए बी का काम करता है। इट मींस इज एम या वाज वेयर का काम करता है। क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ जो है ना, हम टू बी के इज का भी इजर एम के बारे में समझ ले कि इजर एम के बदले हम लोग बिन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि V4 बिना वर्ब टू बी का यूज नहीं होगा। हैव हैज के बाद जब तक कोई V3 नहीं आएगा तब तक वर्ब का सेट जो है ना, अपना कंप्लीट जो है ना फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई हैव हैज के बाद आप बिन का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद V4 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, अब न्यू टर्म यहाँ देख रहे हैं आप, फॉर या सिंस, ये आपके प्रीपोजिशन से लिए गए हैं जिनके प्रयोग किसी टाइम के पहले किया जाता है। अब इनके भी प्रयोग में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन चीजों को हम यहाँ पे समझ लें। नोट, फॉर मतलब से, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस मतलब से बिफोर पॉइंट इन टाइम। अब इन चीजों को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। यदि आपके सेंटेंस में हो टाइम इस प्रकार से हो, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, कई वर्षों से, बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से, तो आप वहां फॉर का प्रयोग कीजिएगा। अगर वर्ष का नाम देता हो, अगर समय इस टाइम इस प्रकार से हो, 2006 से, 1990 से, 1947 से, 1857 से, 2005 से, 4 से, 3 से, तो हम इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अगर
समय इस प्रकार से हो 2 माह से, 4 माह से, 5 माह से, 10 माह से, 20 माह से, तो हम इसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा हो जनवरी से, फरवरी से, जून से, अगस्त से, दिसंबर से, यानी 12 महीना में किसी भी महीना का नाम हो तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 100 दिनों से, तो फॉर का प्रयोग कीजिएगा। अगर किसी दिन का नाम होता हो, जैसे 7 डेज होते हैं ना, तो सोमवार से, रविवार से, शनिवार से, मंगलवार से, गुरुवार से, बुधवार से, अगर ऐसे टाइम का प्रयोग हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपके सेंटेंस में टाइम इस प्रकार हो 2 घंटों से, 5 घंटों से, 100 घंटों से, कई घंटों से, बहुत घंटों से, तो इसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा होता हो बजे से, तो इसके पहले जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, तो इसके पहले आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आंसर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट आई हुआ, इसके साथ हैव को सेलेक्ट करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से? 2006 से, यानी सिंस 2006। सीता 2 वर्षों से हिंदी बोल रही है, सब्जेक्ट सीता, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब को फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सीता हैज बीन स्पीकिंग हिंदी, कब से? 2 वर्षों से, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक आपका फाइनल हुआ, समझ में आया कब फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे? राइट। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को देख लें। आप यहां रूल पर केयर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैव या हैज होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीन लिखेंगे, भी फॉर और ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद फॉर या सिंस लिखेंगे, लास्ट में टाइम का प्रयोग होगा। अब आप देखेंगे यस नो क्वेश्चन को। रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हैव या हैज को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आवश्यक हो तो नॉट, इसके बाद बीन, फिर भी फॉर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद फॉर या सिंस, लास्ट में टाइम विद क्वेश्चन मार्क। आप WH क्वेश्चन को देखते हैं, रूल को समझेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद हैव या हैज, सब्जेक्ट आवश्यकता हुआ तो नॉट, अदरवाइज बीन का प्रयोग करेंगे, भी फॉर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस को सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, तब टाइम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को बंद करेंगे। यानी कि आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में यस नो और WH क्वेश्चन के 4 रूल्स से जो है ना यहाँ परिचित हुए। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सी योर ट्रांसलेशन बुक। अब आप जो भी ट्रांसलेशन का बुक रखे हैं वहां जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे, उसके लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपका ट्रांसलेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत
तो अब तक यहाँ तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के वेरियस काइंड के बारे में, यानी इसके चारों काइंड के बारे में जो है ना विस्तार से देखा कि कैसे पहचानते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किस टेंस में किस भाग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राइट डाउन